अगला है हमारा केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स। इसमें सबसे पहले हमें हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण यानी उसके आंतरिक परमाणुओं में परिवर्तन होता है, वह स्थायी परिवर्तन होता है। उसमें रंग और रासायनिक अभिक्रियाओं में उसके परिवर्तन को दिखाने के लिए पहले तो उसमें रंग परिवर्तन होगा, ताप परिवर्तन होगा, उसमें गैस का उत्सर्जन होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, गैस यानी और उसके गंध में परिवर्तन होगा। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दिया हुआ Mg+O2 जब अभिक्रिया करेगा तो MgO बनाएगा। यहाँ पे Mg और O2 है अभिकारक है और MgO है उत्पाद है। यहाँ पे तो समीकरण को संतुलित कर दिया गया है, लेकिन अगर ये सिर्फ यहाँ पे जो 2 है और इस साइड जो 2 लगा हुआ है वो नहीं रहता तो उसे कंकाली या खाका असंतुलित समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि वह द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करे और इसे संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का उपयोग करते हैं, जैसे हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। और जैसे यहाँ पे जब Fe+3H2O जब अभिक्रिया करा तो Fe2O3+H2O बनाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसे संतुलित करने के लिए जो जल है उसके आगे 3, फेरस के आगे 2 और हाइड्रोजन के आगे 2 लगाकर हम उसे संतुलित करते हैं। अगला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा का भी निर्माण होता है, इस कारण इसे उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा बनाएगा। आगे है हमारा दहन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब मीथेन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है। और आगे है हमारा वियोजन या विघटन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe2O3 जब FeSO4 जो फेरस सल्फेट है जब उसमें ताप दिया जाएगा तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। आगे हमारा विद्युत वियोजन। जब विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे जल में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में वह टूट जाएगा। आगे है हमारा प्रकाश वियोजन। जिस अभिक्रिया में प्रकाश के द्वारा कोई यौगिक या कोई भी अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे जब AgCl सनलाइट में जाएगा तो Ag+Cl बनाएगा। और जो यह अभिक्रिया है वह फोटोग्राफी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा दिया जाता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड है अमोनिया क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा और उसमें ऊष्मा दिया जाएगा तब वह अभिक्रिया संपन्न होगी और बेरियम क्लोराइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और आगे जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आगे है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कोई किसी कम का अभिक्रियाशील तत्व के यौगिक में डाला जाता है तो वह उस यौगिक के जो यौगिक होता है उसके तत्व को विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में FeCuSO4 जब अभिक्रिया करेगा तो FeSO4 और Cu बनाएगा। आगे है हमारा अपक्षेपण या उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब 2 बिलियन दो जलीय विलयन को जब मिलाया जाता है तो वह एक अपक्षेप और एक जलीय विलयन का निर्माण करता है जिसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिसे कि यहाँ पे Na2SO4 BaCl2 जब अभिक्रिया करेगा तो BaSO4 और NaCl बनाएगा। इसमें आयनों के आदान प्रदान के द्वारा यौगिक बनते हैं।
आगे है हमारा अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहला अभिक्रिया जो है CuO2, जिसमें कि ऑक्सीजन की वृद्धि के द्वारा हम अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देख सकते हैं। और दूसरा हमारा है H2S और Br, इसमें दोनों में अभिक्रिया होकर HBr+S बना। यहाँ पे हाइड्रोजन के ह्रास के द्वारा हम देख सकते हैं कि अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। आगे है हमारा संक्षारण या जंग लगना या ऑक्साइड का निर्माण होना। जैसे यहाँ पे है हमारा Fe2O3, ये जो है यहाँ पे संक्षारण के द्वारा जब लोहे के ऊपर ऑक्साइड का परत चढ़ता है तो वहाँ पे संक्षारण होता है। इसे यसद लेपन, पेंट या ग्रीज या मिश्र धातु बनाकर इसे रोका जा सकता है। चांदी के ऊपर काले रंग का परत चढ़ता है जिस कारण उसका संक्षारण होता है। और हमारा कॉपर है उसके ऊपर भूरे रंग का परत चढ़ता है जिस कारण उसका संक्षारण होता है। कॉपर के ऊपर हरे रंग का परत चढ़ता है और लोहे के ऊपर भूरे रंग का परत चढ़ता है। आगे है हमारा अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर कॉपर और जल बनाया। यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के पास चला गया जिस कारण इसे अपकरण अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का अपकरण हो रहा है। और दूसरा हाइड्रोजन के वृद्धि के आधार पर हम बताएंगे कि यहाँ पे क्लोरीन जो H2S है उसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया HCl और S बना। यहाँ पे जो क्लोरीन में H गैस मिला जिस कारण बोलेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि हुई और यहाँ पे अपकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया हुआ। आगे है रेडॉक्स या उपचय अभिक्रिया, जिसमें कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास, यानी यहाँ पे उपचय अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होगी। जैसे कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो होगा कॉपर से अभिक्रिया कर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। यहाँ पे इसीलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ और कार्बन का उपचयन हुआ। आगे है हमारा विकृत गंधिता या किण्वन। वायुरोधी यहाँ पे हमारा दिया हो कि वायुरोधी बर्तनों में रखकर हम विकृत गंधिता से किसी भी पदार्थ को बचा सकते हैं। विकृत गंधिता हुआ प्रक्रिया है जिसमें अगर कोई भी तेलीय खाद्य पदार्थ होता है जो कि वायु की उपस्थिति में रखने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका स्वाद और गंध खराब हो जाता है, जिस कारण उसे वायुरोधी बर्तन में रखते हैं और वो उसका विकृत गंधिता से हम उसे बचाते हैं। और उसमें प्रतिऑक्सीय कारक मिलाकर भी उसे विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। अगला चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल के बारे में, अम्ल जो है उसका इंग्लिश वर्ड होता है एसिड, और एसिड जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH 7 से कम होता है, यह जल में हाइड्रोजन आयन देता है और जल में हाइड्रोजन आयन देने के कारण यह जल के अणु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। और एक यहाँ पे प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जब HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 बिलियन को मिलाते हैं तो उससे अम्ल राज बनता है, जिसे प्रबल अम्ल कहते हैं। H2SO4 जो है वह भी एक प्रबल अम्ल है। आगे है दुर्बल अम्ल, जो कार्बनिक अम्ल होगा वह दुर्बल अम्ल होगा। जैसे यहाँ पे एसिटिक अम्ल CH3COOH और H2CO3 ये सब दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल में है। आगे है हमारा क्षार। क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, यह लिटमस को नीला करता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, यह जल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसका प्रबल क्षार का एग्जाम्पल है NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस। और दुर्बल क्षार में है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। आगे है हमारा क्षार, जब जल में घुलनशील जो क्षारक होता है उसे क्षार कहते हैं। आगे है हमारा कुछ जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सूचकों के बारे में।
इंडेक्स दिया हुआ है हमारे सूचकों के बारे में। जैसे लिटमस जो है वह लीचेन के पौधे से बनता है, जो कि थैलोफाइटा समूह का पौधा है। आगे है हमारा हल्दी। ये दोनों जो है हमारा प्राकृतिक सूचक है। हल्दी जो होता है वो भी अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, पर क्षार में जाते ही लाल हो जाता है और ये अपने रंग के परिवर्तन के कारण किसी पदार्थ में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को बताता है। आगे है मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फ्थालीन। ये दोनों जो है कृत्रिम सूचक है या इसे संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। आगे है हमारा प्याज, लहसुन, लौंग, वेनिला। ये सब हमारा गंधीय सूचक है। आगे है हमारा जिंक जो है एसिड से अभिक्रिया कर, मतलब धातु अम्ल से अभिक्रिया कर धातु क्लोराइड और धातु नाइट्रेट और जिंक सल्फेट यहाँ पे बन रहा है। यानी मतलब धातु अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड, धातु अगर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जिंक नाइट्रेट, और धातु अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को पॉप टेस्ट द्वारा दिखाते हैं। पॉप टेस्ट के दिखाने के लिए हम मोमबत्ती को जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वहाँ पे अगर हम मोमबत्ती को ले जाएंगे तो वो पॉप की ध्वनि के साथ बुझेगी, जिस कारण उसे हम बोलेंगे वह पॉप टेस्ट के, वहाँ पे हम पॉप टेस्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ आगे है हमारा जिंक क्षार के साथ अभिक्रिया कर सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को भी हम पॉप टेस्ट के द्वारा देख सकते हैं। आगे है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों HCl अम्ल के साथ सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाएगा, जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम चूना जल परीक्षण करते हैं। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हैं तो वह दूधिया हो जाता है, जिस कारण इसे हम चूना जल परीक्षण कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे जो CaOH है वह चूने का पानी है, उसमें प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। आगे है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कर NaCl और H2O बनाएगा, जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यानी यहाँ पे अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना रहा है। आगे है क्षार धातु ऑक्साइड। जो क्षार धातु का ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है और जो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है वह क्षार धातु ऑक्साइड है, जो कि HCl अम्ल से अभिक्रिया कर कॉपर क्लोराइड और जल बनाएगा। आगे है अम्ल अधातु ऑक्साइड। जो भी अधातु ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन का ऑक्साइड है जो कि अम्लीय है, और यह CaOH का ट्वाइस यानी धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाएगा। क्लोरो क्षार प्रक्रिया में क्षार क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन गैस बनता है, इस कारण इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया में जब NaCl H2O यानी जल के साथ मिलाया जाता है और उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो वह क्षार NaOH क्लोरीन Cl2 और H2 बनाएगा। आगे है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस प्रवाहित कर 40 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। इसका उपयोग कागज उद्योग में रंजक के रूप में, कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। आगे है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसे अमोनिया क्षार विधि द्वारा बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा जब साधारण नमक NaCl को जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो NH4Cl यानी अमोनिया क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है।
आगे है बेकिंग पाउडर का उपयोग। जब बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है तो वह बेकरी उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग हम और अग्निशामक ये सब में भी करते हैं। आगे है हमारा बासिंग सोडा। बासिंग सोडा जैसे सोडियम कार्बोनेट को जब 10 क्रिस्टलीय जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, सोडियम कार्बोनेट और जल बनाएगा। इसका उपयोग लॉन्ड्री में, घर की सफाई कार्य में उसका उपयोग किया जाता है। आगे है हमारा लवण। लवण जो होता है वह नमकीन होता है। इसमें NaCl, CaSO4, NH4Cl, NH4NO3 यह अम्लीय लवण है और CaCO3, CH3COO, Na ये सब क्षारीय लवण है। क्योंकि इसमें प्रबल इसमें जो अम्लीय लवण होता है उसमें प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल क्षार होता है, और जो क्षारकीय लवण होता है उसमें प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है, और जो उदासीन लवण होता है उसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनता है। आगे है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ½ यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। अगला चैप्टर है धातु अधातु। सबसे पहला इसमें है हमारा धातु। धातु जो होता है वह ठोस अवस्था में मुख्य रूप से पाया जाता है। उसका भौतिक गुण में है कि वह तन्य होगा, यानी उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। आघातवर्ध होगा, चमक होगा, सोनरस यानी उसे पीटने पर ध्वनि निकलेगी, और उसका गलनांक अधिक होगा। वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होगा। जो हमारा Pb है और Hg है वह ऊष्मा का सुचालक है पर विद्युत का कुचालक है। इसका घनत्व अधिक होगा या धनायन बनाएगा। इसका ऑक्साइड क्षारीय होगा या यह आयनिक मतलब जो भी है धातु ऑक्साइड है वह आयनिक यौगिक बनाएगा। आगे है हमारा गैलियम और सीजियम। सिर्फ जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट निम्न होता है। आगे आवर्त सारणी में 90 से ऊपर धातु है, और धातु को पहचानने के लिए सामान्य है कि किसी भी तत्व के पीछे अगर यम लिखा रहे तो वह धातु होगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी यम प्रत्यय जुड़ा हुआ रहे तो उसे धातु बोलेंगे। आगे है हमारा अधातु। अधातु आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या लगभग 22 है। या इन या जन जुड़ा रहे तो अधातुओं को जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन इस टाइप से जो भी है अधातु है। जैसे और जो अधातु होता है वह गैसीय अवस्था में, तो जो ब्रोमीन है वह सिर्फ द्रव्य अवस्था में होता है। अधातु भंगुर होता है, अचमक होता है। चमक में सिर्फ आयोडीन और हीरा है। इसका अपवाद में कुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है, यह अपवाद में है। मुलायम अधातु मुलायम होती है, बस जो हीरा है वह धातु सबसे कठोर है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा, यह ऋणायन बनाएगा, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है जिस कारण यह सहसंयोजक यौगिक मतलब यह अवंध के द्वारा यौगिक बनाते हैं। आगे है उभयधर्मी ऑक्साइड। जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करेगा उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे जब एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बनाएगा, और NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एल्युमिनेट बनाएगा और जल बनाएगा। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वह भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, और जो जिंक ऑक्साइड होता है वह भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। आगे है PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। जो भी सुचालक तार होते हैं यानी धातुओं के जो तार बनाए जाते हैं उनके ऊपर पॉलीवाइनिल क्लोराइड के द्वारा यानी जो उसके ऊपर जो कवर किया जाता है वह इसी का किया जाता है जिससे कि मतलब बिजली के झटके ना लगे। आगे है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में सबसे
मतलब सक्रियता श्रेणी के आधार पर तत्व विस्थापन अभिक्रिया को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है हमारा सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस यानी लोहा, टीन, पीबी हमारा लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और सोना, ये सब हमारा सक्रियता श्रेणी के आधार पर सजाया गया है। जो आगे का हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, ये सब अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक, फेरस, टीन, लेड और जो हमारा हाइड्रोजन है, ये सब मध्यम अभिक्रियाशील है। और कॉपर, पारा, सोना, चांदी जो है, ये सब कम अभिक्रियाशील पदार्थ है। धातु कर्म के द्वारा किसी भी खनिज से शुद्ध तत्वों का निष्कर्षण किया जाता है, उसे धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में सबसे पहले पृथ्वी में जो भी पृथ्वी के भूपटपट्टी में जो भी पदार्थ है सभी खनिज कहलाएंगे। खनिज में जिस तत्व की अधिक मात्रा होगी उस खनिज में जिस तत्व की अधिक मात्रा होगी उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क को निकालना लाभकारी होता है। इसमें जो भी अयस्क में जो भी अशुद्ध पदार्थ होगा उसे अघातरी या गैंग कहते हैं। जैसे मिट्टी, ये सब जो है अघातरी का काम करती है। इसका संधारण करते हैं, उसके बाद इसका निष्कर्षण या परिष्करण करते हैं। आगे है धातु कर्म में एक अभिक्रिया होती है भर्जन, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। जैसे जिंक सल्फेट है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म होकर जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और निस्तापन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहता है और उसे गर्म किया जाता है, तो उसमें कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट जब को गर्म किया जाएगा तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। आगे है हमारा अपचयन अभिक्रिया। जब अपचयन अभिक्रिया में किसी भी अपचायक के द्वारा उसे किसी भी पदार्थ के ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है उसे विस्थापित किया जाता है। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में कार्बन द्वारा ऑक्सीजन को विस्थापित कर जिंक को शुद्ध धातु के रूप में और कॉपर ऑक्साइड बना। आगे उसी टाइप से फेरस ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराकर यहाँ पे एल्युमिनियम अपचाय का कार्य कर रहा है और फिर वहाँ पे फेरस और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। आगे है हमारा मिश्र धातु। मिश्र धातु जो होता है उसमें सबसे पहला है एक मिश्र धातु अमलगम, जिसमें पारा युक्त जो भी मिश्र धातु होता है उसे अमलगम बोलेंगे। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। आगे है हमारा अयस्क। अयस्क में सबसे पहले बॉक्साइड का अयस्क के सूत्र बॉक्साइड एक अयस्क है जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। हेमाटाइट जो कि लोहे का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। सीने बार पारा का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है HgS। जिंक प्लेट जिंक का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है ZnS। आगे है हमारा एनोडीकरण अभिक्रिया। एनोडीकरण में एल्युमिनियम का परत चढ़ाया जाता है। इसमें एल्युमिनियम का कैथोड बनाया जाता है और उसका विद्युत अपघटन के द्वारा उसका परत बनाते हैं। आगे है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बनने यौगिक होते हैं। यह कठोर होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। यह भंगुर होते हैं। यह वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। इनका जलीय विलयन जो होता है यह सुचालक होता है और यह कार्बनिक यौगिक में अभिलेय होते हैं। जैसे हम आयनिक यौगिक में नमक जो है हमारा एक आयनिक यौगिक है, जिसका जलीय विलयन आयनों के टूटने के कारण विद्युत का चालक करेगा। अगला चैप्टर है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। इसका पहला है हमारा कार्बन के बारे में। कार्बन जो है उसका परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है।
कार्बन जो होता है उसको संकेत के रूप में C से लिखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है और इसका जो संयोजकता होती है प्लस और -4 होता है। भूपर्पट्टी में इसकी मात्रा 0.02% होता है जो कि कोयले, कार्बोनेट, अयस्क ये सब के रूप में मिलता है और वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% होती है जो कि 0.03% होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। और जो कार्बन होता है वह सहसंयोजक अवंध बनाता है और श्रृंखला सहसंयोजक अवंध गुण के कारण और श्रृंखलन गुण के कारण इसका बहुत सारे यौगिक हैं। इसके लगभग 3 अरब यौगिकों की खोज की गई है। आगे है हमारा हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन, C60 ये सब जो है कार्बन का अपरूप होता है। अपरूप जो होते हैं उनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है पर रासायनिक गुण एक समान होता है। जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों एक कार्बन का ही अपरूप है, लेकिन जो हीरा होता है वह बहुत कठोर होता है और ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। आगे है हमारा सहसंयोजक बंधन। जो सहसंयोजक बंधन होता है वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनता है। जैसे हाइड्रोजन का 2 परमाणु एक अणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा करता है और इन दोनों के बीच एकल बंध बनता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्वितीय बंध बनता है और नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तृतीय बंध बनता है। मीथेन जो होता है उसमें इसका सूत्र होता है CH4 जो कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन का अणु जुड़ा होता है और इसमें चारों हाइड्रोजन का जो अणु होता है वह एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पे हमारा NH3 है, ये भी एक संयोजक यौगिक है। H2O है। यहाँ पे जल का दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आगे है जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वह कुचालक होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है। इनमें अंतराण्विक बल कम होते हैं जिस कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है। आगे है हमारा तीसरा हीरा। हीरा के बारे में बताया गया कि हीरा रंगहीन होता है। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है यानी इसमें प्रकाश बहुत मंद गति से गमन करता है। आगे है हीरा सबसे अधिक भारी पदार्थ है। यह दुनिया का सबसे कठोर तत्व है। यह विद्युत का कुचालक होता है। यह त्रिविमीय चतुष्फलकीय होता है और इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आगे है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वह काला रंग का होता है या पारभासी होता है और यह मुलायम होता है और यह बहुत ज़्यादा चिकना होता है। इसकी संरचना षटकोणीय होती है और इसके एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं। इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक करता है और इसलिए इसका इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारे पेंसिल का काला लेड होता है वह ग्रेफाइट होता है। आगे है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है बंकमिस्टर फुलर के द्वारा बनाए गए जियोडिगुम्बक जो कि अमेरिकी आर्किटेक्ट थे उसी के समान दिखता था जिसके कारण इसका नाम फ्लोरीन पड़ा या C60 ऐसे बोलते हैं। आगे है हमारा जैव शक्ति का सिद्धांत जो कि बर्जीलियस ने दिया था और बर्जीलियस ने बोला कि जो भी कार्बन होगा वह सिर्फ सजीव प्राणियों से ही हमें मिल सकता है, लेकिन इसका प्रतिपादन बोहलर ने 1828 ईस्वी में किया और इन्होंने अमोनिया साइनेट से यूरिया बनाकर जो कि प्रयोगशाला में इन्होंने अमोनिया साइनेट से यूरिया बनाया और ये बर्जीलियस के सिद्धांत को प्रतिपादित किए। आगे है हाइड्रोजन और कार्बन के से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
आगे है हमारा, सबसे पहले है एल्किन या ओल्फिन। इसका सूत्र होता है CnH2n, जो कि असंतृप्त यौगिक है। संतृप्त में एल्किन होता है जिसको पैराफिन बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। और यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, जैसे कि CH4 जो मेथेन है, इसका प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, इसका पूर्ण दहन होता है और यह एकल बंध बनाता है और योगशील या संकलन अभिक्रिया करता है। C2H4 जो है वह द्वि आबंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। एल्काइन और एसिटिलीन जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएगा। यह त्रिआबंध या द्विआबंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। आगे है हमारा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, इसमें सबसे पहला क्रियात्मक समूह जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के पीछे जुड़ता है, उसमें पहला है एल्कोहल जो कि OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO और कार्बोसिलिकम COOH जुड़ा हुआ रहता है और एमीन का NH2 जुड़ता है। और इन सभी जो एल्कोहल है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोसिलिक और एमीन, ये सब विषम परमाणु के तौर पर काम करता है, जो कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान यह जुड़ता है और हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। आगे है हमारा समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र में CH2 का अंतर होता है, 14 AMU का अंतर होता है और इसका भौतिक रासायनिक गुण क्रमिक परिवर्तन होता है। और आगे इसका अगर एल्कोहल का सामान्य सूत्र लिया जाए तो CnH2n+1 और OH। आगे है प्रथम यौगिक। सबसे पहले एल्किन का प्रथम यौगिक होगा मेथेन CH4 और एथिलीन का प्रथम यौगिक होगा C2H4 जो कि एथाइन होता है और मेथेनॉल का प्रथम यौगिक मेथेनॉल जो होता है उसका सूत्र होता है C2H5OH। फॉर्मल्डिहाइड का HCHO होता है और एसीटोन का CH3CO होता है। फॉर्मिक अम्ल का HCOOH इसका मतलब सूत्र होता है। आगे समावयवता। समव्ययी यौगिक का अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न होता है। नॉर्मल समव्ययता में जो कि अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न, यानी उसके परमाणुओं की मतलब कार्बन के परमाणुओं की संरचना के आधार पर, जब कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ होगा तो उसे नॉर्मल संरचना, जब कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे आइसो संरचना, और जब कार्बन से 4 कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे नियो संरचना कहते हैं। इसी को कार्बन का समव्ययता गुण कहते हैं। आगे है हमारा कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए अगर कार्बन का एक अणु होता है तो उसी यौगिक को मेथ कहेंगे। कार्बन का 2 को, जब कार्बन 2 होगा तो उसे एथ, और कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 रहेगा तो उसे ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 डेक, कार्बन 9 को नॉन और कार्बन 10 को डेक और कार्बन 11 को अनडेक और कार्बन 12 को डूडेक कहते हैं। आगे है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण का अभिक्रिया कहते हैं। जब एथेनॉल को क्षारीय KMnO4 के साथ और अम्लीय K2Cr2OH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथेनोइक अम्ल CH3COOH बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इस कारण इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे है योगशील या संकलन अभिक्रिया। जब कार्बन और जब असंतृप्त कार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन जोड़कर निकेल और प्लैटिनम की उपस्थिति में उसे संतृप्त किया जाता है तो उसे योगशील या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यह इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। आगे है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
जिस अभिक्रिया में सूर्य की उपस्थिति में जब क्लोरीन जो होता है वह मीथेन से उसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। यहाँ पे जो क्लोरीन है विषम परमाणु के तौर पर कार्य कर रहा है और वह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है। जैसे यहाँ पे मीथेन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो CH3Cl प्लस HCl बनाएगा और यह बार बार ऐसी अभिक्रिया हो सकती है। जब CH3Cl में भी मतलब Cl2 से अभिक्रिया कराया जाएगा तो CH2Cl प्लस HCl बनाएगा। इसे क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे है हमारा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जो होता है उसका सूत्र होता है C2H5OH। इसका वायुमंडलीय जो दाब होता है 46 AMU होता है। यह रंगीन होता है, यह ज्वलनशील होता है और यह उदासीन होता है। इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। यह आर्द्रता ग्राही होता है। आगे है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है। जो एस्टर होता है उसका इत्र में प्रयोग किया जाता है। पॉलीएस्टर बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है यहाँ पे जब एथेनोइक अम्ल CH3COOH C2H5OH एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाएगा तो उसे हम बोलेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टर का सूत्र होता है CH3COOCH2CH3। और आगे है हमारा C2H5OH जो है सोडियम और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके पहला तो सोडियम एसीटेट बनाएगा और C2HSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा और जल देगा। एथेनोइक अम्ल जिसे एस्टिक अम्ल भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है CH3COOH। सिरका में इसका उपयोग होता है। इसका 3 से 4% सिरका बनता है। इसका क्वथनांक 18 डिग्री सेल्सियस, इसका हिमांक 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यह संक्षारक द्रव्य है। इसे सफ़ेद शीशा के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। लेबोरेटरी में अभिकर्मक के रूप में एथेनोइक अम्ल का उपयोग होता है। रेयॉन के रेशे के निर्माण में भी एथेनोइक अम्ल का उपयोग होता है। आगे है CH3COOH को जब C2H5OH के साथ और NaHCO3 के साथ मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो CH3COO C2H5 और CH3COO Na बनाएगा और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। आगे है हमारा साबुन। साबुन जो होता है वह लंबी श्रृंखला वाले पोटेशियम और सोडियम लवण होते हैं जो कि मिश्रित संरचना बनाता है। यह कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। अपमार्जक यह अमोनिया और सल्फोनिक लवण होता है जो कि कठोर जल के साथ अभिक्रिया करता है। अगला चैप्टर है हमारा आवर्त सारणी वाला। इसमें पहला है हमारा त्रिक नियम जो कि डोबेराइनर ने दिया था। ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। इन्होंने उस समय 3 त्रिक दिए थे। पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और तीसरा कैल्शियम, स्कैंडियम और बेरियम। और उस टाइम 20 तत्वों के लगभग खोज हो चुके थे। अष्टक का नियम अगला है। अष्टक नियम जो कि न्यूलैंड्स ने दिया था। यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। इन्होंने संगीत के 7 सुरों पर आधारित नियम दिया था। इसमें संगीत के 7 सुर जिस प्रकार से पहला और आठवां सुर जुड़ता मतलब समान गुण रखता है, उसी प्रकार इस नियम के अनुसार पहला तत्व और आठवां तत्व का सारा गुण समान होता था। और इनका 2 अष्टक लिखा हुआ है। पहला अष्टक में लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और दूसरा में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस,
सल्फर और कैल्शियम है। इनके समय 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। अगला है आवर्त सारणी। इसका प्रयोग सबसे पहले मेंडलीव ने किया था और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपने तत्वों को सजाने की कोशिश की थी, जिसके कारण इन्हें आवर्त सारणी का पिता कहा जाता था। इनके आवर्त सारणी में 8 वर्ग समूह थे और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ थी, जिसे आवर्त कहते हैं। और इन आगे है इसमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति के द्वारा इन्होंने अपने तत्वों का वर्गीकरण किया था। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी मोज़ले का था। मोज़ले ने दिया, जिसमें 18 वर्ग समूह और 7 आवर्त हैं। इनकी परमाणु संख्या इसमें अभी तक कुल परमाणु 118 खोजे गए हैं, मतलब 118 तत्व खोजे गए हैं। आगे है हमारा आवर्त गुण। संयोजकता। बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आने पर घटेगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटेगा और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटेगा और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। आगे सीना बार से मरकरी की प्राप्ति। जैसे जब सीना बार जो होता है HgS जो होता है, उसको जब ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो वह पारा का ऑक्साइड बनाएगा और जब उसको गर्म किया जाएगा, उसका अपचयन किया जाएगा तो वह पारा बनेगा और वहाँ पे परिशुद्ध पारा रहता है। और यह शुद्ध पारा प्राप्त करने के लिए एनोड पंख मतलब उसका वैद्युत अपघटन द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है। एनोड पंख क्या होता है? वैद्युत अपघटन में प्राप्त अघूर्णनशील अपद्रव्य को जो एनोड के नीचे संग्रहित रहती है, एनोड पंख कहलाता है। आगे है मिश्र धातु। मिश्र धातु जो होता है वह उसकी दृढ़ता अधिक होती है, कठोरता अधिक होती है, वह संक्षारण प्रतिरोध होता है, उसका गलनांक निम्न होता है, वह विद्युत का चालन करता है। आगे है अयस्क के सांद्रण के विभिन्न चरणों को लिखिए। अयस्क के सांद्रण हम निम्नलिखित तरीकों से करते हैं। अयस्क जो होता है उसमें अयस्क जो होता है वह ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में होता है। जो उच्च अभिक्रियाशील अयस्क है उसमें लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होता है। और मध्य अभिक्रियाशील में जिंक, फेरस, टीन, लेड और हाइड्रोजन आएगा। और निम्न अभिक्रियाशील में कॉपर, Hg, पारा, Hg और सिल्वर और सोना आएगा। आगे है हमारा जो उच्च अभिक्रियाशील होता है उसका गलित अवस्था से हम विद्युत अपघटन कर उसके हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अशुद्ध को एनोड और शुद्ध को कैथोड पर प्राप्त करते हैं। आगे है मध्यम जो अभिक्रियाशील होगा उन धातुओं में या तो वह कार्बोनेट के रूप में होगा या तो सल्फाइड के रूप में। कार्बोनेट वाले अयस्क को निस्थापन करते हैं और सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं। जो कार्बोनेट अयस्क में है वह है जिंक कार्बोनेट, जिसको कैलामाइन कहते हैं, सिडेराइड जिसको FeCO3 और जिसका सूत्र होता है मेरूसाइट, जिसका PbCO3 होता है। और सल्फाइड अयस्क में ZnS जिंक ब्लेड, FeS आयरन सल्फाइड और PbSO4 एंग्लेसाइट PbS गैलेना। और जो सल्फाइड अयस्क होगा उसका भर्जन करते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाकर हम उसके ऑक्साइड के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। और जो कार्बोनेट अयस्क होता है उसको निस्थापन करते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। और उसके बाद उससे धातु परिष्करण द्वारा हम उससे शुद्ध धातु का
उपयोग मतलब शुद्ध धातु का निर्माण करते हैं। आगे कुछ मिश्र धातुओं के नाम, उनके अव्यय घटक और उनका उपयोग दिया हुआ है। पहला हमारा है स्टील। जो हमारा स्टील है उसके अव्यय तत्व में फेरस, कार्बन और निकेल ये सब है, और इसका उपयोग जहाज, भवन, यातायात, वाहन बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है उसमें उसका अवयव घटक है फेरस, कार्बन और तियार। इसका उपयोग बर्तन, मशीन, पुर्जे, चाकू, ब्लेड बनाने में। पीतल का उपयोग होता है कॉपर और जिंक बनाने में। कॉपर और जिंक के अपघटक द्वारा बनता है पीतल, और इसका उपयोग बर्तन, मूर्ति, भाप इंजन बनाने में। कांसा जो होता है उसका अवयव घटक होता है कॉपर और टिन। इसका उपयोग होता है बर्तन और टाका बनाने में। सोल्डर या टाका जो अवयव घटक इसका होता है वह पीबी और एसएन होता है। इसका उपयोग वैद्युत टंकन करने में किया जाता है। आगे है जर्मन सिल्वर। इसमें कॉपर, निकेल और जिंक इसका अवयव होता है। इसका उपयोग घंटी बनाने में किया जाता है। आगे है गन मेटल। इसका अवयव घटक में कॉपर, टिन और जिंक होता है। इसका उपयोग वायुयान के पंख बनाने में होता है। आगे है ड्यूरेलियम। इसमें अवयव घटक में है सोना, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जिसका उपयोग कुकर या वायुयान में के पुर्जे बनाने में होता है। आगे है मैग्नोलियम। इसमें अवयव घटक में है एल्युमिनियम और मैग्नीज। इसमें हल्के बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। आगे है हमारा सामान्य सूत्र और उसके बाद उसके यौगिक। सबसे पहले है एल्केन या पैराफिन का। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका प्रथम यौगिक होगा मेथेन CH4। दूसरा यौगिक होगा एथेन C2H4। प्रोपेन तीसरा यौगिक होगा इसका C3H8। ब्यूटेन इसका चौथा यौगिक होगा C4H10। पेंटेन C5H12 और हेक्सेन C6H14। और इसका संरचना सूत्र होगा, जैसे मेथेन का संरचना सूत्र, मेथेन कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा, और हेक्सेन का संरचना सूत्र में 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन जुड़ेगा। आगे है हमारा एल्किन ओल्फिन, जिसे कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n। इसका प्रथम यौगिक होगा एथीन C2H4 और दूसरा प्रोपीन C3H6। ब्यूटेन C4H8। पेंटीन C5H10। हेक्सेन C6H12। और इसका संरचना सूत्र में जब एथेन का संरचना सूत्र बनाते हैं तो उसके दो कार्बन के बीच द्विआबंध द्वारा लिखते हैं। आगे है हमारा एल्काइन या एसिटिलीन। इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। इसका प्रथम यौगिक होगा एथाइन, जिसका सूत्र होता है C2H2। दूसरा प्रोपाइन C3H4। तीसरा ब्यूटाइन C4H6। चौथा पेंटाइन C5H8 और पांचवा हेक्साइन C6H10। इसका संरचना सूत्र बनाते समय इसके 2 कार्बन के बीच त्रिआबंध द्वारा लिखते हैं। आगे है हमारा एल्कोहल या एल्केनॉल। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और OH। इसका प्रथम यौगिक होता है मेथेनॉल। इसका सूत्र होता है CH3OH। दूसरा है एथेनॉल। इसका सूत्र होता है C2H5OH। तीसरा होता है प्रोपेनॉल, जिसका सूत्र होता है C3H7OH। आगे है ब्यूटेनॉल, जिसका सूत्र होगा C4H9OH। पेंटेनॉल, जिसका सूत्र होता है C5H11OH। हेक्सेनॉल, जिसका सूत्र होता है C6H13OH। और इसका संरचना सूत्र बनाते समय कार्बन के साथ 4 अबंध एकल अबंध बनाएंगे और एक अबंध के साथ OH को जोड़ेंगे। और आगे है हमारा एल्डिहाइड या एल्केनल, जिसका सूत्र होता है CnH2nO और एल्केनल का सूत्र होता है CHO। इसका पहला यौगिक होगा फॉर्मल्डिहाइड, जिसका सूत्र होता है HCHO। दूसरा एसिल्डिहाइड, जिसका सूत्र होता है CH3CHO। तीसरा प्रोपेनल C2H5CHO। उसके बाद ब्यूटेनल
7 CHO, उसके बाद पेंटेनॉल C5H9 CHO और हेक्सेनॉल C6H11 CHO। और इसके संरचना सूत्र हम बनाते समय इसमें हाइड्रोजन के साथ एकल बंध और ऑक्सीजन के साथ द्वितीय बंध द्वारा कार्बन को लिखते हैं। आगे है हमारा कीटोन, इसे एल्केनोल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है हमारा CnH2NO। इसका प्रथम यौगिक होता है मेथेनॉन। इसका सूत्र होता है HCOH और दूसरा होगा मेथेनॉन। इसका सूत्र होता है CH3COH। उसके बाद प्रोपेनॉन, इसका सूत्र होता है CH3COCH3। उसके बाद ब्यूटेनॉन, जिसका सूत्र होता है CH3COC2H5। उसके बाद पेंटेनॉन CH3COC3H7। हेक्सेनॉन, इसका सूत्र होता है CH3COC4H9। और जब इसका भी यौगिक बनाना रहता है तो हाइड्रोजन के साथ एकल बंध लिखते हैं और ऑक्सीजन के साथ द्वितीय बंध द्वारा लिखते हैं। आगे है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्केनोइक। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COOH। इसका पहला यौगिक होगा मेथेनोइक HCOOH। दूसरा एथेनोइक CH3COOH। प्रोपेनोइक C2H5COOH। ब्यूटेनोइक C3H7 COOH। पेंटेनोइक C4H9 COOH। आगे है हेक्सेनोइक, इसका सूत्र होगा C5H11 COOH। इसके संरचना सूत्र बनाते समय एक ऑक्सीजन के साथ द्वितीय बंध और एक ऑक्सीजन के साथ एकल बंध द्वारा लिखते हैं। आगे है हमारा ईथर या एल्के ऑक्सी एल्केन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 CCnH2n+1। और इसका पहला यौगिक होता है मेथॉक्सी मेथेन। इसका सूत्र होता है CH3OCH3। और दूसरा होता है मेथॉक्सी एथेन, जिसका सूत्र होता है CH3OC2H5। डाई एथिल ईथर, इसका सूत्र होता है C2H5OC2H5। और डाई ब्यूटेनाइन ईथर, जिसका सूत्र होता है C4H5COC4H3। आगे है डाई पेंटाइल ईथर। इसका सूत्र होता है C5H11O C5H11। आगे है डाई हेक्सेनाइन ईथर। इसका सूत्र होता है C6H13O C6H13। और इसके द्वारा बना यौगिक में संरचना सूत्र में हम सबके साथ एकल बंध द्वारा ही हम लिखते हैं। आगे है साइक्लो एल्केन। इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n। साइक्लोप्रोपेन, इसमें C3H6। साइक्लोब्यूटेन C4H8। साइक्लोपेंटेन C5H10। और साइक्लोहेक्सेन, जिसका सूत्र होता है C6H12। इसको बनाते समय हम चक्री के रूप में लिखते हैं। जैसे कार्बन के तीन कार्बन द्वारा हम चक्री बना सकते हैं और उसके बाद हर कार्बन से दो हाइड्रोजन जोड़कर हम उसका संरचना सूत्र बनाते हैं। आगे है हमारा बेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H6 क्लोरोबेंजीन, जिसका सूत्र होगा C6H5Cl। और डाई ब्रोमोबेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H4Br2। ट्राई क्लोरोबेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H3 और ट्राईक्लोरोबेंजीन, इसका Br3 होगा। और टेट्रा आइडोबेंजीन, जिसका सूत्र होगा C6H2 और I4। पेंटा क्लोरोबेंजीन, इसका सूत्र होगा C6HCl5। और हेक्सा क्लोरोबेंजीन, जिसका सूत्र होगा C6HCl6। और जब क्लोरोबेंजीन का संरचना सूत्र बनाएंगे तो इसमें बेंजीन का 6 कार्बन के साथ एक के साथ एकल बंध, फिर दूसरे का द्वितीय बंध, इसी टाइप से हर एक का बंध के बाद दूसरा बंध, दूसरे बंध के बाद एकल बंध, फिर एकल बंध के बाद दूसरा बंध, और प्रत्येक के साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और अगर हमको क्लोरोबेंजीन का बनाना हो तो एक हाइड्रोजन के हटाकर उसे मतलब Cl जोड़ देंगे। आगे हाइलो एल्केन, इसका सूत्र होगा CnH2n+1। इसमें
क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, फ्लोरो का F, आइडो का I जोड़ता है। क्लोरोमेथेन का CH3Cl, ब्रोमोएथेन का C2H5Br, क्लोरोप्रोपेन का C3H2F, टेट्रा आइडोब्यूटेन का C4H6I4, डाई क्लोरोपेंटेन का C5H10Cl, ट्राई ब्रोमोहेक्सेन का C6H11Br3। इसी टाइप से इसको लिखते हैं। आगे है हमारा जब कोई हमको तत्व दिया रहा है और उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दिया रहा है तो हमको उसका तत्व का नाम बताना है। तो अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या 26 और उसका द्रव्यमान 55.8 है तो वह कौन सा तत्व होगा? तो उसका तत्व का नाम होगा लोहा। संकेत Fe, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगा 2 8 8 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 8, संयोजकता और प्लस 2 3 और उसका उसमें प्रोटॉन की संख्या 26, इलेक्ट्रॉन की संख्या 26 और न्यूट्रॉन की संख्या 29.8 होगी। उसकी प्रकृति धातु होगा और उस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पे बनाना है और वह वर्ग 8 का तत्व है और आवर्त 4 का तत्व है। आगे है हमारा जिसका परमाणु संख्या 17 और परमाणु द्रव्यमान 35.4 है वह कौन सा तत्व होगा? तो क्लोरीन। संकेत Cl, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7, संयोजकता 7, वह उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 और संयोजकता -1। उसमें प्रोटॉन की संख्या 7, न्यूट्रॉन की संख्या 7 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 और प्रोटॉन की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या 18.4 होगा और प्रकृति उसकी होगी अधातु। आगे है हमारा वह वर्ग 17 और आवर्त 3 का तत्व होगा। सोडियम जो है उसका परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार 22.9 होता है। उसका संकेत Na होगा और परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होगा। उसकी संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और संयोजकता +1 होगा। उसका प्रोटॉन की संख्या उसमें 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 11.9। उसमें वह उसकी प्रकृति धातु होगी। वह वर्ग 1 का तत्व है और आवर्त 3 का तत्व है। आगे है कैल्शियम जिसका परमाणु भार 20 और परमाणु संख्या 20 और परमाणु भार 40 होता है। इसका संकेत Ca होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 और इसका इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वह 2 होगा और इसमें संयोजकता +2 और इसमें प्रोटॉन की संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 और न्यूट्रॉन की संख्या 20 होगा और यह धातु होगा और यह वर्ग 2 का और आवर्त 4 का तत्व होगा। आगे है जिंक जिसका परमाणु संख्या 30 और परमाणु भार 65.39 होगा। इसका संकेत Zn होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 2 होगा और इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और संयोजकता +2 होगा। इसमें प्रोटॉन की संख्या 30, इलेक्ट्रॉन की संख्या 30, न्यूट्रॉन की संख्या 35.39 होगा और यह धातु होगा। इसमें यह वर्ग 12 का तत्व है और आवर्त 4 का तत्व है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 15.9, ऑक्सीजन का संकेत O, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 और संयोजकता -2 होगा और इसमें प्रोटॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और न्यूट्रॉन की संख्या 7.9 होगा और यह प्रकृति से अधातु होगा। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिया हुआ है और यह वर्ग 16 का तत्व है और आवर्त 2 का तत्व है।
आगे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होगा। नाइट्रोजन का संकेत N, उसका नाइट्रोजन का संकेत N, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 और उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा और संयोजकता -3। प्रोटॉन की संख्या 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 और न्यूट्रॉन की संख्या 7। यह धातु होगा। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिया हुआ है और यह वर्ग 15 का तत्व और आवर्त 2 का तत्व है। कार्बन जो है उसका परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12। कार्बन का संकेत C। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है। कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 और संयोजकता +-4। इसमें प्रोटॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 6 है। यह अधातु है। यह वर्ग 14 और आवर्त 2 का तत्व है। हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1 होता है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इसका जो संयोजकता होता है +1 होता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। अधातु जो होता है यह अधातु प्रकृति का होता है और इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पे दिया हुआ है और यह वर्ग 1 और आवर्त 1 का तत्व है। सल्फर जिसका परमाणु संख्या 16 और परमाणु भार 32 है। सल्फर का संकेत S। सल्फर के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 है। इसका संयोजकता 6 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 और संयोजकता -2 होगा। इसमें प्रोटॉन की संख्या 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 और इलेक्ट्रॉन का संख्या 16 होगा। यह धातु होगा और यह वर्ग 16 और आवर्त 3 का तत्व है।